Hello guys, this is Sunny Dev and today I am going to discuss the next topic of the chapter Rise and Growth of British Power, and today's topic is Battle of Buxar. In the last video we have already discussed about Battle of Plassey कि किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किस तरह से कंस्पिरेसी हेस्ट किया गया था अगेंस्ट सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी में उसकी हार होने के बाद ब्रिटिश पावर जो प्रॉमिस किया था मीर जाफर के साथ, उसको क्या कर दिया गया, तो मीर जाफर को बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब बना दिया गया। बट जो डिमांड था ब्रिटिश का उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं कर पा रहा था? जो ब्रिटिश के डिमांड था मीर जाफर उसको कंप्लीट रूप से पूरा नहीं कर पा रहा था, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उतना कर पाए। इसके बाद क्या हुआ कि 1757 में मीर जाफर को नवाब बनाया गया। उसके बाद 1760 में जब उसके डिमांड्स जो ब्रिटिश के थे उसको पूरा नहीं कर पाने के कारण उसको हटा दिया गया, नवाब से हटा दिया गया। और 1760 में पहला क्या किया कि जो मीर कासिम था, कौन था? मीर कासिम वाज अपॉइंटेड एज नवाब, एज नवाब इन 1760। 1760 में क्या किया गया कि मीर कासिम को 1760 में अपॉइंट किया गया बंगाल का नवाब, अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल। किसके जगह पे? मीर जाफर जो है उसके जगह पे मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम जो था मीर जाफर का सन इन लॉ था। मीर जाफर का कौन था? ये सन इन लॉ, मतलब दामाद। मीर कासिम जो था मीर जाफर का दामाद था। और मीर जाफर उसकी जो डिमांड था ब्रिटिश का, इतना डिमांड बढ़ते जा रहा था कि एक तो ऐसे बुजुर्ग था मीर जाफर, अब बूढ़ा होने बाद तो ऐसे ही सठिया गया था, माइंड काम करता नहीं था उतना फास्टली। तो जो कामें देता था, जो जिम्मेदारी सौंपा गया था मीर जाफर को ब्रिटिश के द्वारा, तो वो जिम्मेदारी था कि ब्रिटिश बहुत सारी चीजें डिमांड करता था, टैक्स पे नहीं करना। तो ये सब घटनाओं को लेकर के मीर जाफर जो था सफल नहीं हो पाया और उसको क्या कर दिया गया, नवाब के पोस्ट से, नवाब के पद से ब्रिटिश ने हटा दिया। और हटाने के बाद उसका जो सन इन लॉ था, दामाद था मीर कासिम, मीर कासिम को क्या बनाया गया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम जो था एक हार्ड वर्किंग बंदा था, मेहनत करता था और चालाक था, तेज तर्रार था, यानी पूर्ण रूप से कैपेबल था। लेकिन इसको एक बात पसंद नहीं होती थी। वो क्या पसंद नहीं थी? इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश, इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश। अब जो ये रूल कर रहा था मीर कासिम, जो रूल कर रहा था, तो मीर कासिम को, जैसे मीर जाफर जो था, मीर जाफर एक पपेट नवाब था, कठपुतली इसको बोलते, कठपुतली था। जैसे बोलता था ब्रिटिश वैसे वो करता था, यानी कठपुतली को अपने अनुसार जैसे मर्जी है उसको नचा सकते हैं। तो यह पपेट नवाब था। मीर जाफर जो था वो क्या था? पपेट, पपेट नवाब। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कठपुतली नवाब। लेकिन मीर कासिम पपेट था नहीं, ये समझदार बंदा था। और जो मीर कासिम के जो पॉलिसी था, जो रूल करने का जो तौर तरीका था, यानी कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस करता था, इंटरफेयर करता था। जैसे पपेट नवाब था, उसको जो मर्जी जो कह लेता था ब्रिटिश, बट मीर कासिम को जो मर्जी जो कह नहीं सकता था। कहता था तो क्या होता था कि ये इसके इंटरफेरेंस को जो है पसंद नहीं करता था। मीर कासिम डिडंट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश, सो मीर कासिम चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। क्या कर दिया? ये अपना कैपिटल चेंज कर दिया, चेंज कैपिटल।
कैपिटल कहाँ लग चल करके? मुंगेर। मुंगेर। तो जो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस से अब क्वेश्चन आता है तो कि मुंगेर चेंज क्यों किया, कैपिटल क्यों चेंज किया? तो ब्रिटिश जो उसका रूल था, जो शासन था, शासन में इंटरफेरेंस से बचने के लिए ब्रिटिश जो इंटरफेयर कर रहा था, मीर कासिम के जो पॉलिसी थे उसमें इंटरफेरेंस करते थे, तो इसके इंटरफेरेंस से बचने के लिए मीर कासिम चेंज कर दिया कैपिटल और ले चलाया मुंगेर, और ब्रिटिश का बात मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश जो चाहता था हर एक डिमांड पूरा, इस सोच का डिमांड क्या कि ये तो सठिया गया, इसको करेंगे तो ये हमारा काम करेगा, लेकिन ये तो बंदा तेज था, नवाब बनने के बाद हीरो बन गया। और क्या हुआ कि जब मुंगेर कैपिटल चेंज कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम। तो कई सारी जगह पर छोटे छोटे लड़ाइयां हुई, आमने सामने भी हुआ ब्रिटिश के, लेकिन इसमें मीर कासिम की हार ही होना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान ये पहुंच गया जैसे कि मुंगेर आया। मुंगेर से अब वहां तो नहीं था कि भाई ट्रेन चल लिया चला गया, उस टाइम ट्रेन आया भी नहीं था, तो उसका मेन सोर्स जो था वो था नाव के द्वारा, बोट के द्वारा आना मुंगेर। अब बंगाल से भागा तो मुंगेर पहुंचा, गंगा नदी होते हुए, पटना होते हुए पहुंच गया बक्सर। और क्या क्या इन्होंने जो मीर कासिम, देखो एक था शुजा-उद-दौला, ये कौन था? तो ये नवाब, जो बंगाल का नवाब था वो था सिराज-उद-दौला, यहाँ पर है शुजा-उद-दौला, ये था नवाब ऑफ अवध। कहाँ का नवाब था? नवाब ऑफ अवध। अवध कहीं पर ऐसे लिखा हुआ था अवध, ठीक है, तो ये अवध था। उसके बाद था मुगल इंपेरर, जिसको हम फ्यूगिटिव इंपेरर भी बोलते हैं, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड, इसको हम फ्यूगिटिव इंपेरर भी बोलते हैं। फ्यूगिटिव मतलब भगौरा, फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? भगौरा। तो ये जो था ये मुगल था। कौन था? मुगल इंपेरर था। और तीसरा हो गया जो इसका गया था मीर कासिम। तो ये तीनों मिलकर के मतलब कि एक अलायंस बनाया। क्या बनाया? अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। ये तीनों ने गठबंधन बना लिया और 1764 में 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 यहाँ पे शुजा-उद-दौला, शाह आलम, मीर कासिम, ये तीनों का जो अलायंस आर्मी था, यानी कि कंबाइंड आर्मी इसको बोल सकते हैं, कंबाइंड आर्मी। किसका किसका? शुजा-उद-दौला, शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम, ये तीनों का कंबाइंड आर्मी एक तरफ, और एक तरफ था मेजर मुनरो। कौन था? एक तरफ था, और एक तरफ था मेजर मुनरो, ब्रिटिश के तरफ से जो था मेजर मुनरो। तो ब्रिटिश के तरफ से था मेजर मुनरो, और कौन था? तो ये तीनों के बीच में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की सेना जो थी, एक किसके, जो ब्रिटिश की सेना थी, ट्रूप था, मेजर मुनरो के कमांडर था इसके लीडरशिप में, और ये तीनों के बीच में क्या हुई? लड़ाई। लेकिन क्या हुआ, ये जो शुजा-उद-दौला, शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम, ये तीनों का जो कंबाइंड इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन फोर्सेज जो था, वो क्या हो गया? ये हार गया, यहाँ पे डिफीट हो गया, डिफीटेड। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? बक्सर में लड़ा गया था, इसलिए उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या घटनाएं घटी थी। कि मीर कासिम 1760 में मीर जाफर के जगह पे नवाब बना। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के इंटरफेरेंस था वो अपने पॉलिसी में इंटरफेरेंस से बचने के लिए ये अपना राजधानी कैपिटल था वो चेंज करके मुंगेर ले चला गया। क्या चांस ले जाए? मुंगेर।
फिर क्या हुआ कि ये पहुंच गया, उसके बाद शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, ये तीनों में अलायंस बना, गठबंधन बना ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने का, बैटल लड़ने का। और 22 अक्टूबर 1764 में ये तीनों का कंबाइंड आर्मी एक साइड, और मेजर मुनरो के जो लीडरशिप में जो ब्रिटिश का ट्रूप्स था वो एक साइड, दोनों के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में क्या हुआ, इस बैटल में जो कंबाइंड आर्मी था तीनों का, एक कंबाइंड आर्मी क्या हो गया, हार गया। क्या हो गया, कंबाइंड आर्मी हार गया, और वो क्या हुआ, वो जीत गया। तो इसका कारण क्या था, कारण तो एक तो इधर क्या कि जो ब्रिटिश के लिए जो फरमान जारी किया था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1717 के कारण, उसी का विरोध मीर कासिम भी कर रहा था, और उसी कारण क्या हो गया कि कन्फ्लिक्ट दोनों में शुरू हुआ, और कन्फ्लिक्ट होते होते, संघर्ष होते होते एक बैटल बन गया। ये क्या हुआ, ये बैटल फाइनली हुआ। और बैटल के बाद क्या हुआ, बैटल के बाद क्या क्या घटनाएं घटी, तो बैटल के बाद जो था कि जो बैटल के बाद था कि मीर जाफर को फिर से रीइंस्टॉल किया गया 1764 में, मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। लिखते हैं, मीर जाफर रीइंस्टॉल्ड एज नवाब इन 1764, यानी कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसको रीइंस्टॉल किया गया, लेकिन क्या हो गया ये, अब रीइंस्टॉल किया तो किस शर्त पर क्या रीइंस्टॉल, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। देख क्या हुआ कि रीइंस्टॉल हुआ तो जवाब में मीर जाफर के द्वारा कहा गया कि 5 लाख रुपया प्रति महीना, पर मंथ डिसाइड हुआ। तो क्या डिसाइड हुआ कि जब मीर जाफर को इंस्टॉल किया गया तो 5 लाख रुपया कंपनी को, 5 लाख रुपया कंपनी को, RS 5 लाख, इतना पर मंथ नवाब बना, और उसके बदले में रिश्वत दे रहा था कि पर मंथ 5 लाख रुपया। उस जमाने की बात है, 1760 की बात है, तो उस जमाने में 5 लाख रुपया पर मंथ ब्रिटिश को मीर जाफर देने का प्रॉमिस किया, वादा किया, किस लिए, नवाब बनने के बदले में। ठीक है, अब जब नवाब बन गया तो मीर जाफर फिर क्या हुआ, इस नवाब का सुख ज्यादा दिन भोग नहीं पाया, ज्यादा दिन रह नहीं पाया। और क्या हुआ कि बैटल के बाद, तो अक्टूबर में ही बैटल के बाद क्या हुआ, रीइंस्टॉल्ड किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसी ईयर 1764 में क्या हो गया, अल्लाह के प्यारे हो गए, मीर जाफर डाइड इन 1764, और 1764 में क्या हो गया, मीर जाफर मर गया। ओके, तो अब जो बैटल ऑफ बक्सर था इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि बैटल ऑफ बक्सर के कारण बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो ये जो 3 स्टेट्स की बात बोलते हैं, तो ये 3 पार्ट का पूरा कब्जा कर लिया, किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश के। किसके बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट। प्लासी के बाद क्या हुआ था कि उसका रास्ता क्लियर हो गया था, टैक्स फ्री वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे, और वो पहले विक्ट्री था, और ये दूसरी विक्ट्री। प्लासी के बाद ये एक इम्पोर्टेंट विक्ट्री था, और ये आधा देश को इसके कंट्रोल में ला दिया, यानी कि इलाहाबाद तक, चूंकि अवध क्या हो चुका है, हार चुका है, तो अवध भी हार गया, तो ये पूरा अवध तक। और क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था वो भी हार गया, तो वो भी 20 लाख रुपया पर मंथ देने का प्रॉमिस किया, 20 लाख रुपया मुगल एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से कब्जा किसका हो गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। ओके, और क्या हुआ कि 1765 में कहता कि दीवान, ब्रिटिश को दीवानी कब सौंपी गई,
ब्रिटिश को दीवानी कब सौंपी गई? तो जो मुगल इंपेरर था, कौन था? जो मुगल इंपेरर था वो क्या कर दिया कि ब्रिटिश को अपॉइंट कर दिया गया बंगाल का दीवान के रूप में, बंगाल को दीवान के रूप में। तो जो ब्रिटिश इंपेरर, आप लिख देता हूं मैं, अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल, एज दीवान ऑफ बंगाल इन 1760। एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि मुगल इंपेरर को जो है क्या कर दिया, मुगल इंपेरर ने जो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब बंगाल का दीवान बन गया तो पूरा टैक्स कलेक्शन जो होगा कौन करेगा? जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू कलेक्शन किसके पास आ गया? वो आ गया कंपनी के पास। किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया। ओके। तो अगला आता है कि डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल कहता है कि डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वैध शासन, दोहरी शासन। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक इसमें क्या हुआ कि कंपनी को, यहाँ पे देखिए कि बंगाल के बाद क्या हुआ कि कंपनी को मिल गया, और इस टाइम यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, वायसराय बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो डबल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765। क्वेश्चन आता है कि डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोहरी शासन जो है बंगाल में कब लगाया गया था? तो वह 1765 में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कहता है कि इन 1765 the dual system administration is introduced by रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्या कहता है कि एक तरफ दीवानी, क्या हो गया? दीवानी, क्योंकि बंगाल में का दीवान बन चुका है, तो दीवानी आ गया किसके हाथों में? ब्रिटिश के हाथों में। यानी कि पावर जो है, दीवानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर है वो ब्रिटिश के हाथ में आ गई, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर है, सेना का देखभाल करने का पावर है, सेना को, ट्रूप्स को देखना है, राज को संभालना है, तो वो पावर किसके पास था? वो पावर था नवाब के पास। एक तरफ ब्रिटिश को दीवानी मिल गई, टोटल जो फाइनेंस था वो किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास। दूसरी तरफ नवाब के पास बिना पैसे के वो शासन चला रहा है, बिना पैसे का वो राजा बना हुआ है, विदाउट फाइनेंस। इसी को बोलते दोहरी शासन। इसमें हुआ क्या था कि पूरा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था ब्रिटिश, और बिना पैसे का राजा बना हुआ था, नवाब बना हुआ था। तो अब इसमें कंडीशंस क्या हुआ, दिक्कतें क्या हुई? सब पैसा ले रहा है ब्रिटिश, शासन चला रहा है नवाब, तो इसी दोहरी शासन हो गया। इस दोहरी शासन में जो पिस रहा था बीच में यहाँ का पब्लिक, ठीक है, तो ये था दोहरी शासन था। इसमें क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था विदाउट एनी फाइनेंस चलाया जा रहा था, इसको लोग डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये सिस्टम जो था क्या था? ये पीपल के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ही दुखदायी था। अब क्या हुआ कि 1772 में क्या हुआ कि इसको मतलब कि बाय हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए, हुआ क्या था कि बंगाल में अकाल पड़ा, फेमिन पड़ा, तो पैसे नहीं है, टैक्स कहाँ से देगा? अकाल पड़ गया। और अकाल के कारण क्या हुआ कि जब अकाल पड़ा बंगाल में, तो पूरे लोगों के पास अनाज उपज हो नहीं पाया, पेजेंट्स के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो रेवेन्यू कहाँ से पेड करेगा? तो ऐसा कंडीशन में क्या हुआ कि 1772 में यहाँ का जो गवर्नर था वो कौन आ गया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन आ गया था? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ हम लिख सकते हैं कि इन 1770 और जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इसको एबोलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एबोलिश। किसके द्वारा? बाय वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ये तो डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऑन द
on one hand, the British became the Diwan of Bengal, and total revenue collecting power goes to the hand of British company, and the remaining, on the other hand, the British, on the other hand, the Nawab जो था उसको क्या करा था, पूरा पूरा रन आउट द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी फाइनेंस। इसको बोलते हैं डबल, कि पूरा उसके पास आ गया, इसके पास क्या है, विदाउट फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में, और खत्म किया गया 1772 में बाय हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो ये डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हो चुका है। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।